अब पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद में दोस्त जो सबसे पहला चैप्टर आप लोगों के सामने निकल के आता है, वो सबसे पहला चैप्टर निकल के आता है आपके सामने केमिकल बॉन्डिंग। भाई हमको पढ़ना है अब डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग की अंडरस्टैंडिंग आप लोग यहीं से समझ सकते हो कि जब मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ी तो पीरियोडिक टेबल में जितने सारे के सारे एलिमेंट थे, अगर मैं नोबल गैस को छोड़ दूं तो एक्सेप्ट नोबल गैस, सारे के सारे एलिमेंटों के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उनको अगर मैं बनाता था तो मुझे पता चलता था इनके ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट हैं। मतलब मुझे पता है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर पता चला इसके अंदर 6 ही हैं, पता चला इसके अंदर 7 ही हैं, 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 है। तो अपने ऑर्बिटल्स को कंप्लीट करने के चक्कर में, क्या करने के चक्कर में, कंप्लीट करने के चक्कर में ये सारे के सारे एलिमेंट एक फिनोमेना शो करते थे। अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपने आप को फुल्ली फिल्डेड बनाने के लिए, आप इन शॉर्ट ये कह सकते हो कि जितने भी एलिमेंट थे ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, या यही एलिमेंट, गौर से देखना, यही जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के, अपने आप को फुल्ली फिल्डेड करने के लिए, या इन शॉर्ट कभी कभी कहते थे हम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, एक फिनोमिना शो करते हैं। क्या शो करते हैं दोस्त? एक फिनोमिना शो करते थे जिससे ये क्या काम कर लेते थे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते थे, अपने आप को स्टेबल कर लेते थे, अपने आउटर मोस्ट में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते थे। उस फिनोमिना को केमिस्ट्री में नाम दिया गया बॉन्डिंग। उस फिनोमिना को केमिस्ट्री के अंदर बेटा क्या नाम दिया गया? उस फिनोमिना को नाम बोला गया बॉन्डिंग। अरे बोलो भाई, एक नाम दे दिया गया बॉन्डिंग। अगर मैं बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग को बिल्कुल जीरो लेवल पे लेके जाऊं तो बॉन्डिंग करता ही कोई मॉलिक्यूल क्यों है, तो उससे कहना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि अभी उसका ऑर्बिटल खाली है और वो चाहता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके फिल हो जाए, तो बस मेरी मनसा कंप्लीट, अब मुझे कुछ करना नहीं है। इनर्ट गैसों में क्या होता है, उनके ऑर्बिटल्स कंप्लीटेड होते हैं सारे के सारे, तो उन्हें कोई टेंशन नहीं, अकेले अकेले एटम घूमते रहते हैं। इधर जितने भी एलिमेंट हैं इनके ऑर्बिटल्स कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट न के चक्कर में ये एक फिनोमेना शो करते हैं। उस फिनोमेना को हमने एक नाम दे दिया भाई कि ये क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो, क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? जल्दी जल्दी आते जाओ। इस फिनोमेना को हमने एक नाम दिया दोस्त, क्या? बॉन्डिंग। ठीक है, मेरी कॉपी उठा के लाओ, 1 मिनट देना, तुमको पता भी नहीं है, जस्ट अ मिनट। चलिए दोस्त, उस फिनोमेना को हम लोगों ने नाम दिया केमिकल बॉन्डिंग, कि भाई ये क्या काम करेंगे, ये करेंगे बॉन्डिंग। अब जब बॉन्डिंग की बात आई तो अब बॉन्डिंग को बढ़ो डिटेल में कि भाई बॉन्डिंग क्या है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन रखते हैं बॉन्डिंग का कि एक्चुअल में बॉन्डिंग है क्या। ठीक है, इसके लिए क्या करूंगा मैं, ये जो चीज लिखी है इसको मिटाऊंगा, आप लोगों से फेयर पे नोट जरूर करना, ठीक है, इसको नोट करना। ये है आपका बेसिक। बेसिक ये बताता है कि हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने ऑर्बिटल को फुल्ली फिल्डेड करना चाहता है अपने आप को। अगर कोई एलिमेंट जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब वो क्या है भाई, अनस्टेबल। वो क्या चाहेगा, अपने आप को स्टेबल होना, और स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, बॉन्डिंग। तो ये था तुम्हारा बेसिक फाउंडेशन। ठीक, एक बार मुझे पता चला बॉन्डिंग, तो डिटेल में पढ़ो व्हाट इज बॉन्डिंग। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमको डिटेल में पढ़ना है कि भैया बॉन्डिंग क्या है। आइए, ये है आपका बॉन्डिंग। अब जैसे ही मैंने बॉन्डिंग कहा
क्योंकि ये बॉन्डिंग हम कहाँ पढ़ रहे हैं, आप लोग बताओ, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, मैथ में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री में। तो इसके नाम आगे रखा केमिकल बॉन्डिंग। नाम आगे क्या रखा गया? केमिकल बॉन्डिंग। इन्होंने कहा दुनिया में दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। दुनिया में कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं दोस्त? दो टाइप के। बहुत गौर से देखना। इन्होंने कहा दुनिया में दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक को मैंने कैटेगराइज किया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और एक को मैंने कैटेगराइज किया दोस्त वीक बॉन्ड। कितने पार्ट में कैटेगराइज हुए दोनों के दोनों? दो पार्ट में। इन्होंने कहा अगर केमिकल बॉन्डिंग है तो वो बॉन्डिंग दो टाइप की हो सकती है, या तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो सकती है या वीक बॉन्डिंग हो सकती है। हमको कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है या वीक बॉन्डिंग है? तो देखो इन्होंने कुछ बातें कही। इन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी बॉन्डिंग हो, कोई भी बॉन्डिंग हो, इट इज ऑलवेज, बहुत गौर से लिखना, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कि भैया बॉन्डिंग कैसी भी हो, दुनिया में कैसी भी बॉन्डिंग हो, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब हीट निकलेगी ही निकलेगी। हीट दोस्त क्या होगी? निकलेगी ही निकलेगी। हीट निकलनी ही निकलनी है। अगर मेरा प्रोसेस दोस्त कैसा है, मेरा प्रोसेस अगर बॉन्डिंग है, अगर केमिकल बॉन्डिंग है, तो चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, वो हमेशा क्या होगा? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होते हैं? जो खुद से हीट निकालते हैं या खुद से एनर्जी निकालते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक? अरे बोलते जाओ। आप लोग सो रहे हो क्या सबके सब? मुझे बताओ। ऑल ऑफ यू आर स्लीपिंग और वॉचिंग माई लेक्चर? फिर साइलेंट क्यों हो? इंटरेक्ट करो तभी तो मुझे पता चलेगा। हाँ पकड़ पा रहे हो। दुनिया में कैसी भी बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग हमेशा कैसा प्रोसेस है दोस्त? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हमेशा हीट निकलेगी निकलेगी। गौर से देखना, इन्होंने कहा अगर किसी भी रिएक्शन में, रिएक्शन होने के दौरान, बॉन्डिंग होने के दौरान अगर हीट निकल रही है, और अगर उस हीट की वैल्यू, अगर उस हीट की वैल्यू 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आएगा। और जो हीट निकल रही है, अगर वो हीट निकलने वाली हीट एंथैल्पी अगर 42 किलो जूल पर मोल से कम की है, तो हम उस बॉन्ड को किस कैटेगरी में डालेंगे दोस्त? वीक बॉन्ड की कैटेगरी में डालेंगे। इसका मतलब यहाँ से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड भी क्लियर हो गया कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो है अगर एनर्जी जो निकली अगर 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा की निकली तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आ गया। अगर इससे कम निकली तो वही केमिकल बॉन्ड किस में आ गया? वीक बॉन्ड में आ गया। जब बात स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की हो रही होती है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को भी फर्दर क्या किया गया दोस्त? कैटेगराइज किया गया कि भाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। तो पता चला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी हमारे पास में 3 है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी हमारे पास में कितने हैं? 3। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका आयोनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड दोस्त? आयोनिक बॉन्ड। दूसरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका मटेलिक बॉन्ड। और तीसरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड दोस्त? कोवलेंट। आज आप बॉन्डिंग में मास्टर हो जाओगे इस लेक्चर के बाद में। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो बॉन्ड थे जिनको अगर बन रहे हैं तो उनमें से कितने जूल एनर्जी निकलती है? 42 किलो जूल पर मोल की एनर्जी उनमें से दोस्त निकलती है। दुनिया के वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं कि जब बॉन्डिंग हो जाए तो उसके बाद में जो एनर्जी निकले अगर वो 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा की एनर्जी है तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आएगा। अगर 42 किलो जूल पर मोल से कम की एनर्जी रिएक्शन के अंदर निकल रही है तो वहाँ उसका मतलब है उस रिएक्शन में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं वो वीक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, मटेलिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का बेटा एक और नाम है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसका एक और नाम है क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है यानी। अब गौर से देखना, आयनिक बॉन्ड, मटेलिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अब आते हैं वीक बॉन्ड पे कि भाई वीक बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। तो पता चला अगर मैं वीक बॉन्ड को कैटेगराइज करूं तो वीक बॉन्ड में दो बॉन्डिंग आती हैं हमारी मेनली। एक आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, एक क्या आता है आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड। और दोस्त एक आपका आता है वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक क्या आता है आपका?
वॉन्डरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपके किस में आते हैं दोस्त? वीक बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं। वीक बॉन्ड में आपके दो बॉन्डों को रखा गया, एक आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा आपका वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बताओ यहां तक चीजें क्लियर हैं? केमिकल बॉन्डिंग एक बार और रिपीट करता हूं, कोई भी बच्चा नया है। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या था कि हर एलिमेंट का अब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में वो एक फिनोमेना शो करता था, उस फिनोमेना को नाम दिया गया बॉन्डिंग। क्योंकि केमिस्ट्री में हो रही है तो हमने नाम रखा केमिकल बॉन्डिंग। अगर कहीं पर भी बॉन्डिंग हो रही है इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब बॉन्डिंग का मतलब ही है स्टेबिलिटी की तरफ जाना, हीट रिलीज करना, हीट रिलीज करेगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बॉन्डिंग दो टाइप की बताएगी, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एक वीक बॉन्ड, क्योंकि सारी की सारी बॉन्डिंग हमेशा हीट एमिट करती है। अगर वो एमिट हीट 40 किलोजूल पर मोल से ज्यादा की है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में, अगर 40 किलोजूल पर मोल से कम की है तो वो वीक बॉन्ड की कैटेगरी में। और जब मैं अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने आया तो मुझे पता चला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में भी तीन कैटेगरी होती है, आयनिक, मेटेलिक, कोवेलेंट। वीक बॉन्ड में भी मेरी दो कैटेगरी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड और वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दोस्त, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये फर्दर दो टाइप की होती है। आपने कभी नहीं पढ़ा हो, ये दो टाइप की होती है। एक होती है इंट्रामोलिक्यूलर, एक क्या होती है दोस्त? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। ठीक है, एक क्या होती है आपकी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो भाई यस और नो। ये दो टाइप की होती है और तुम्हें ये पूरी केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़नी है। जहां जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूज होगी, आज तुम्हारा कॉन्सेप्ट आज तो खैर नहीं क्लियर होगा, अभी आज तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? अरे नेक्स्ट में क्यों, सॉरी सॉरी, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तो पूरी केमिकल बॉन्डिंग खत्म करने के बाद जो सबसे लास्ट में हम लोग बॉन्डिंग पढ़ेंगे, वो लास्ट में बॉन्डिंग पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी है वैसे ही क्या वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी बहुत टाइप की बॉन्डिंग होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा डिस्पर्जन, गौर से देखना, इसमें कितने सारे टाइप हैं। इसमें एक टाइप है डिस्पर्जन, एक टाइप है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल टू टाइम्स इंटरेक्शन, एक है इसमें डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल, उसके बाद में इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, एक इसी के अंदर आता है लंदन फोर्स, और भी बहुत सारे मैं बता दूंगा, दो चार हैं, इनका कोई खास रोल नहीं है। डिस्पर्जन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना, लंदन फोर्स, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। अब मेन चलते हैं यार, मेन पार्ट है ये कोर, आयनिक, मेटेलिक और कोवेलेंट। ये हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है मुझे बताओ, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? आयोनिक बॉन्ड। अरे बोलो भाई, मोस्ट मोस्ट स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में कौन आता है बेटा? आयनिक बॉन्ड। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या है मेरा? आयोनिक बॉन्ड। बहुत गौर से सुनना, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड होता है। अब चलते हैं डिटेल में कोवेलेंट बॉन्ड पे। कोवेलेंट बॉन्ड के बहुत सारे नाम हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के बहुत सारे नाम हैं। एक सेकंड, साहिल अहमद ज्वाइन कर देते हैं इसे। इसके बहुत सारे नाम है दोस्त कोवेलेंट बॉन्ड के, और मेन कोवेलेंट बॉन्ड ही है जो तुम्हें हिलाता है। मेन कौन है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड, समझ रहे हो? मेन है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड को डिटेल में पढ़ते हैं ना, आओ कोवेलेंट बॉन्ड को गौर से देखना, क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप है, तो मैं थोड़ा सा इधर से स्टार्ट करता हूँ इस कोवेलेंट बॉन्ड को। ठीक है, सबसे पहले लिखता हूँ इसी कोवेलेंट बॉन्ड का नाम है दोस्त पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। आपने सुना होगा सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। आपने नाम सुना होगा सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। बोलो, नाम सुना है या नहीं? सिग्मा ऐसे करके बनाते हैं, और आपने नाम सुना होगा पाई। बोलो,
बोलते जाओ भाई। आपने नाम तो सुना ही होगा, पोलर, नॉन पोलर, सिंगल, डबल, ट्रिपल। आपने नाम सुना होगा सिग्मा, पाई बॉन्ड। आपने नाम सुना होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोलो भाई। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, गौर से देखना, थोड़ा सा आगे और चलो इधर, इन्हीं के नाम लिखने मुझे भी। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके बाद में जो अगला अपना बॉन्ड है वो है बैक बॉन्डिंग, और फिर है आपका सिंगलेट, और फिर है बनाना। उसके बाद में आपने नाम सुना होगा बैक बॉन्डिंग। उसके बाद में है दो सिंगलेट, गौर से सुनना, इनके नाम है सब सिंगलेट बॉन्ड। और उसके बाद में आपने नाम सुना होगा बनाना बॉन्ड। एक बार मैंने पीछे डिस्कस किया था, बोलो भाई, क्या मैंने एक बार ये बनाना बॉन्ड पीछे डिस्कस किया था? ये जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखा है, क्या इसका एक और नाम होता है डेटिव बॉन्ड? ये पूरा चिट्ठा है दोस्त बॉन्डिंग का, ये पूरा का पूरा चिट्ठा है बॉन्डिंग का, एक बार इन्हें देख लो। अच्छा, ये नीचे तो इसमें वीडियोस में आ ही नहीं रहे हैं, है ना? नीचे वाले तो बोलो, ये सिंगलेट और बनाना नहीं आ रहे हैं ना? आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, मेरे पे क्यों नहीं आ रहे हैं बताओ? ओके, बैक बॉन्डिंग सिंगलेट, और नीचे लिखा हुआ है बनाना। देख लो एक बार इसे अच्छे से देख लो पूरा बॉन्डिंग को, ये इंट्रोडक्शन है केमिकल बॉन्डिंग का। इसको उतारो, ये सबसे जबरदस्त है दोस्त। बॉन्डिंग दो टाइप की, स्ट्रॉन्ग बीट, स्ट्रॉन्ग में भी तीन टाइप की, आयनिक, मेटेलिक, कोवेलेंट। और कोवेलेंट के, ये कोवेलेंट बॉन्ड के बहुत सारे नाम, कोवेलेंट बॉन्ड के बहुत सारे नाम। ये पोलर, नॉन पोलर भी कोवेलेंट को ही कहते हैं, गौर से सुनना। सिंगल, डबल, ट्रिपल का मतलब ही पोलर यही बॉन्ड होता है, कोवेलेंट। सिग्मा या पाई बोल रहा हूँ तब भी कोवेलेंट ही है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह रहा हूँ तब भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है। मैं बैक बॉन्डिंग भी कह रहा हूँ तब भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है। अगर मैं सिंगलेट बॉन्ड बोल रहा हूँ, सिंगलेट बॉन्ड, तब भी मैं कह रहा हूँ ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है। और अगर मैं कह रहा हूँ बनाना बॉन्ड, तो इसका मतलब भी ये क्या है दोस्त? कोवेलेंट बॉन्ड ही है। बोलो बोलो, क्या मेरी बातें क्लियर हैं? ठीक, आगे बढ़े। चलो, अब थोड़ा थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं दोस्त। जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, लिख लेना, इट इज फॉर्म, इट इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, देखो एक बार आ रहा है वीडियो में। आयनिक बॉन्ड जो होता है, पता नहीं मेरी स्क्रीन में तो कट जा रहा है। आयनिक बॉन्ड जो होता है, इट इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आयनिक बॉन्ड का, कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ये केवल तभी फॉर्म होते हैं जब कंप्लीट ट्रांसफर हो, किसका? इलेक्ट्रॉन का। ये वीडियोस में आ रहा है या नहीं, मुझे बताओ? आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ। हाँ, तो मैं स्लाइड ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने क्या लिखा था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ही तो मैं उठा रहा हूँ। तो मैंने क्या लिखा था, अपना आयोनिक बॉन्ड। दूसरे नंबर पे बेटा मैंने क्या रखा था, मटेलिक बॉन्ड। तीसरे पे हम लोगों ने लिखा था कोवेलेंट बॉन्ड। बोलो भाई, यही तो थे। अब आयनिक बॉन्ड बोल दूं, चाहे मैं इसको क्या बोल दूं, एक और नाम मैंने आप लोगों को बताया था, इलेक्ट्रोवैलेंट। ठीक है, केमिकल वर्ड कहां से ले आए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब आप देखना, मैंने कहा आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए, कैसे फॉर्म होता है। लिखना, इट इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
कि ये इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बॉन्ड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। मतलब मेटल और नॉन मेटल मिलकर क्या बनाते हैं, हमेशा आयनिक बॉन्ड। हमेशा याद रखना, मेटल कंबाइन विद नॉन मेटल फॉर्म, बोलो भाई, मेटल कंबाइन विद नॉन मेटल फॉर्म, वेरी गुड, फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। क्यों कंबाइन विद फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेटल के अंदर प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रॉन को देने की और नॉन मेटल के अंदर प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रॉन लेने की। तो आयनिक बॉन्ड किससे फॉर्म होते हैं, जब कंप्लीट ट्रांसफर हो इलेक्ट्रॉन का। और कंप्लीट ट्रांसफर कौन करता है पीरियोडिक टेबल में, मेटल। मेटल हमेशा क्या चाहते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए इलेक्ट्रॉन का, वो तो पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बैठे होते हैं। इसका मतलब अगर मैं एम मेटल की नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन कराऊंगा तो ये जो बनेगा एम एन, इसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी बॉन्डिंग होगी बताओ, ये जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, आयोनिक बॉन्ड। अरे बोलो भाई, आयनिक बॉन्ड। एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्त आयनिक बॉन्ड के रिगार्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। आप इसका डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकते। क्या डिसाइड नहीं कर सकते आयनिक बॉन्ड का, डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकते। ये कैसे नेचर का होता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। तो आप कभी भी देखना, जब भी कभी आयनिक बॉन्ड आपको कोई भी दिखाएगा, जब भी कहेगा, ये कहेगा ना कि ए और बी के बीच में आयनिक बॉन्ड है, तो क्या कभी ऐसे करके दिखाएगा आयनिक बॉन्ड है, बताओ मुझे, क्या कभी ऐसे करके दिखाएगा कि आयनिक बॉन्ड है, कभी नहीं दिखा सकता ऐसे, हमेशा ऐसे दिखाएगा। ये डॉट 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 टाइप के हैं, डॉट 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 डॉट। ये क्या है, आयनिक बॉन्ड में क्या है, आयनिक बॉन्ड के अंदर दोस्त क्या है, अरे बोलो, इन नेचर, गौर से सुनना, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक वीडियोस में देख लेना, आ रहा है, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, पहले बताओ वीडियोस में आ रहा है, बिटवीन मेटल कैटाइन, मेटल कैटाइन, मेटल का कैटाइन एंड नॉन मेटल एनाइन। अरे भाई है कि नहीं, नॉन मेटल एनाइन। मतलब कहने का क्या होता है कि मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाता है, प्लस, तो यहाँ पे लगाओ प्लस, और नॉन मेटल क्या करता है, उसके एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो क्या बनता है, माइनस। ये है, तो ये जो इनके बीच में ये जो डॉट 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 है, ये क्या दिखा रहा है, ये कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहा है कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन है। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही, वो पॉजिटिव मेटल के पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब नॉन मेटल के नेगेटिव के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो बॉन्डिंग है, इसी को हम लोगों ने नाम दिया आयनिक बॉन्ड। इसलिए कहते हैं आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो चार्ज डेवलप होगा, और जब कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कोई डायरेक्शन नहीं है। पॉजिटिव चार्ज से क्या चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं, तो क्या तुम पर्टिकुलर डायरेक्शन बता सकते हो उस फोर्स की, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। बताओ जल्दी से। तो ये था तुम्हारा पूरा आयनिक बॉन्ड के बारे में। अब आयनिक बॉन्ड पूरा फॉर्म कैसे होता है, इसको एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक एक करके इसकी पूरी स्टेप समझाई। आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है आयनिक बॉन्ड का। आयनिक बॉन्ड टोटल 5 स्टेप में फॉर्म होता है, एक एक स्टेप डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। आयनिक बॉन्ड कितनी स्टेप में फॉर्म होता है, 5 स्टेप में फॉर्म होता है। हम उन 5 स्टेपों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे। हाँ, इसके बाद आपका सेकंड नंबर पे आता है, अभी मैं बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ केवल बॉन्डिंग का, कि भाई बॉन्डिंग में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन, आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब बच्चे से कहे कोई आयनिक बॉन्ड क्या होता है, तो वो बता सकता है कि भाई कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आयनिक बॉन्ड बनता है, और ये मेटल के कैटाइन और नॉन मेटल के एनाइन के बीच का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। क्या ये बेसिक बेसिक से 3 पॉइंट आपकी समझ में आए, बोलो। ठीक है, ये बेसिक से 3 पॉइंट हो गए। अब बच्चे ने कहा भैया मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है, बोलो। तो मेटेलिक बॉन्डिंग में भी हम लोग लिखेंगे, जैसे हमने इसको लिखा है वैसे हम लोग मेटेलिक बॉन्डिंग में भी लिखेंगे।
बॉन्ड बिटवीन, बॉन्ड बिटवीन, ये बिटवीन का साइन है, मेटल कैटाइन, कैटाइन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। कि भाई मेटल का जो कैटाइन होता है और मेटल का ही जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मटेलिक बॉन्डिंग, या बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड मेटल को भी हम लोग क्या कहते हैं, मटेलिक बॉन्डिंग। मेटलों के अंदर एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है, आप लोग बताओ समझते हो? मेटलों के अंदर एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं मटेलिक बॉन्ड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मटेलिक बॉन्ड। क्योंकि मेटल के अंदर ऐसा नहीं है कि अगर मैंने सोडियम का मेटल लिया है तो आप गौर से देखो, पर सोडियम 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 ही है, उसके अंदर कोई दूसरा नहीं है। तो मेटल के अंदर बड़ी एक प्रॉपर्टी देखिए कि मेटल खुद के साथ में क्या बनाता है, बॉन्डिंग। तो वो कैसे खुद के साथ में बॉन्डिंग बनाता है, वो ऐसे बॉन्डिंग बनाता है कि एक तो मेटल का एम होता है मेटल का, और मेटल का ही खुद का फ्री इलेक्ट्रॉन ये, फिर मेटल का एम, ये आपस में बेटा किससे जुड़े हुए होते हैं, प्लस प्लस माइनस, ये सब आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इसमें मेटल के अलावा कुछ और होता ही नहीं है, किसी और एलिमेंट, तो इसलिए हमने इसका नाम रख दिया मटेलिक बॉन्डिंग। बताओ क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलते जाओ, क्या हमने इसका नाम रख दिया मटेलिक बॉन्डिंग? अरे है कि नहीं? तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे मेटल आर एसोसिएटेड, मेटल्स आर एसोसिएटेड ड्यू टू मटेलिक बॉन्ड? कर दो जाके। मेटल्स आर एसोसिएटेड ड्यू टू मटेलिक बॉन्ड, के जो मेटल होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं, किसकी वजह से एसोसिएटेड होते हैं बेटा, मटेलिक बॉन्ड की वजह से एसोसिएटेड होते हैं। मटेलिक बॉन्ड क्या होता है कि मेटल के कैटायन और मेटल के ही फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी को हम लोग एक नाम दे देते हैं बेटा मटेलिक बॉन्ड, है कि नहीं? अरे बोलो, ऐसे ही तो बनाते हैं मटेलिक बॉन्ड। अगर आप लोग कहो तो इसको थोड़ा सा और लार्ज में दिखा दूं मैं आप लोगों को, इसका एक लार्ज व्यूज दिखा दूं। कैसा लार्ज व्यू, गौर से देखना, कुछ इस तरीके का लार्ज व्यू। ये रहा आपका मेटल, मेटल्स के एटम, हमने एटम को हमेशा स्फेरिकल माना है, तो मैंने मेटल्स के बना लिए, ये सारे मेटल्स के बना दिए दोस्त। जैसे ही मैंने सब मेटल्स के बनाए तो मैंने इनके साइड्स में फ्री इलेक्ट्रॉन भी बना दिए। आप लोग गौर से देखो, जब ये मेटल हैं तो इनके बीच में मेटल लिख दूं। अब ये आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा होगा, बताओ मुझे, मेटल के पॉजिटिव में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, बताओ भाई, ये है मेटेलिक बॉन्ड। इस तरीके से पूरा का पूरा पीस आपस में क्या रहता है दोस्त, लिंकिंग रहता है। और मेटल क्या देखा नहीं है, आयरन का पीस स्ट्रांग होते हैं नहीं होते हैं ये लोग? अरे बोलो भाई, लोहे में लोहा ही होता है। हाँ अलग बात है कि उसको और अच्छा बनाने के लिए हम उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, कार्बन ऐड करते हैं, ताकि आयरन में कार्बन ऐड करने पर क्या बन जाती है, स्टील बन जाती है कि नहीं? तो वो अलग बात है कि हम लोग डोपिंग करके उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करते हैं। पर मेटल का अगर फ्रेश पीस लूं तो मेटल आर एसोसिएटेड ड्यू टू मटेलिक बॉन्ड, और मटेलिक बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड बिटवीन मेटल कैटाइन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, रिलीज्ड बाय मेटल। फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आए, रिलीज्ड बाय मेटल। मेटल हमेशा कोशिश करता है कि मैं भाई इनको दे दूं, क्यों, इनको देते ही उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है, तो वो हमेशा चाहता है भाई ये आखिरी इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इसे ले जाओ। तो ये पूरा का पूरा डाटा है आपका मटेलिक बॉन्ड का, कि भाई मटेलिक बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है? तो मेटल आर एसोसिएटेड ड्यू टू मेटेलिक बॉन्ड, और मेटेलिक बॉन्ड क्या होती है कि मेटल का कैटन अपने ही फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बेटा लिंक होता है, हमने उसका नाम रखा मेटेलिक बॉन्ड। ये था आपका मेटेलिक बॉन्ड का पूरा डाटा। इसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मेटल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मेटल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सारे फैक्टर्स को अफेक्ट कौन करता है, यही आपका कौन, मेटेलिक बॉन्ड।
क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड की बात करूं, अगर मैं यहीं पर एप्लीकेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड की बात करूं, आप लोग मुझे बताओ, अगर मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ पे एप्लीकेशंस की बात करूं, तो आप लोग गौर से देखो, क्या मैं इन सारी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करना चाहिए मुझे? एक बार बोलो, क्या मुझे सारी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करना चाहिए? कोवलेंट बॉन्ड अगले पेज पे पढ़ लेंगे हम लोग, मिटाते हैं। अब यहां से आगे पॉइंट पर मैं चलता हूं, इसी मेटल का ही पॉइंट रखता हूं अभी, एप्लीकेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। नॉन डायरेक्शनल होगा, बिल्कुल सही बात है, एप्लीकेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। अगर आप लोग गौर से देखो, तो क्या मेटेलिक बॉन्ड आयनिक नेचर का नहीं हुआ क्या? देखना गौर से, है कि नहीं? हाँ, ये भी एक आयनिक बॉन्ड ही तो हुआ। पर पता है यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई, बताओ, मैंने इसको आयनिक क्यों नहीं बोला? कोई भी बच्चा। एग्जैक्टली exactly. इलेक्ट्रॉन देने वाला तो है, कि जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जो डोनेट कर रहा है, पर क्या कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है क्या? बस इसीलिए इसको आयनिक बॉन्ड की कैटेगरी, वहां पे था कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर करने के बाद कोई लेने वाला भी तो हो उस ट्रांसफर को। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे सब ट्रांसफर कर करके बैठे थे, और उसी नेगेटिव चार्ज को जिसको ट्रांसफर किया, खुद पे पॉजिटिव आने की वजह से उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपस में क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। पर आप लोग गौर से देखो, लेने वाला कोई नहीं था इसका। क्या इसीलिए इसको आयनिक बॉन्ड से सेपरेट किया गया? पर क्या बेसिक प्रिंसिपल दोनों का कूलाम्स लॉ ही था? बांधने वाला कौन? नेगेटिव पॉजिटिव को कूलाम्स लॉ, है कि नहीं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं, इसी मेटेलिक बॉन्ड की एप्लीकेशंस की, कि भाई मेटल्स के अंदर कौन कौन सी मेरी एप्लीकेशंस हैं, तो मैंने कहा यही मेटल की वजह से। आप लोग बाहर बाहर कैसे हो जाते हो मीटिंग से भाई, बार बार? माइक बंद करो। इसी मेटेलिक बॉन्ड की एप्लीकेशंस हैं बहुत सारी, कि भाई मेटल्स है तो इसके मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा, मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा तो मेटेलिक बॉन्ड की कुछ एप्लीकेशंस होंगी। कौन कौन सी एप्लीकेशन है? सबसे एम बी इन शॉर्ट मेटेलिक बॉन्ड है दोस्त। मेटेलिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मेटल। क्या है दोस्त? स्ट्रेंथ ऑफ मेटल। कि भाई जो भी मेटल्स है, माइक बंद करो, कौन है ये? जो भी मेटल्स है उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो किससे डिसाइड करती है, कितना अच्छा मेटेलिक बॉन्ड है। और आप लोग गौर से देखो, ये जो मेटेलिक बॉन्ड है, क्या इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर? बोलो भाई, है कि नहीं? क्या ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है? तो ये तो चार्ज पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मेटल के ऊपर चार्ज होगा, क्या उतना हाई, मतलब उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? बोलो, है कि नहीं? मेटेलिक बॉन्ड is directly proportional to metallic bond is directly proportional to density। अरे है कि नहीं? अरे बोलते जाओ भाई, आप लोग मेरी बातें तो पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो? है कि नहीं? किसके डायरेक्ट? जितनी ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड होगा, क्या उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी? जितना ज्यादा इक्वल मतलब, मैं तो प्रोपोर्शनैलिटी से आपको दिखा रहा हूँ। मतलब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग याद रखना कि मेटेलिक बॉन्ड का ये फॉर्मूला, मैं तो खाली बता रहा हूँ कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस रिलेशन, इस रिलेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ रहे हो? ऐसी मेटेलिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस। मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा, वो फॉर्मूला फोर्स का है। मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मूला है क्या वो? हाँ, पर वो इस पे डिपेंड करता है। इसी फॉर्मूले पे तो पूरा मेटेलिक बॉन्ड क्या है, डिपेंड है। तो मैं दिखा रहा हूँ कि ये प्रोपोर्शनल है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के। मेटेलिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, मेटेलिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, मेटेलिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस। बोलो भाई, मेटेलिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो गौर से, मेल्टिंग पॉइंट। अरे बोलो भाई, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अगर मुझसे कोई न्यूमेरिकल दे के पूछ ले कि भाई इनमें बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का अगर मुझे रिलेशन बताओ, तो क्या मैं इतना उल्लू हूँ, रिलेशन नहीं बता पाऊंगा? बस मुझे इतना बताओ जल्दी से, क्या मैं रिलेशन बता सकता हूँ? हम्म।
साझा कुछ नहीं है, साझा नहीं है। इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, अब रिलीज करने के बाद इन पे आया पॉजिटिव और उस पे आया नेगेटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बस वही है मेटेलिक बॉन्ड। ठीक, हर मेटल रिलीज किया हुआ जो इलेक्ट्रॉन जो है ना सर, ये रिलीज किया हुआ तो रहेगा तो शेल में ही ना सर। हाँ तो सेल में ही रहते हैं ये। अब अगर कोई लेने वाला आ जाए तो क्या ये तुरंत ही चला जाता है? यस सर। बस तो ये समझ लो, इसे कोई दिक्कत नहीं है जाने में। ये कहता कोई हो तो सही आने वाला। अब मेटल का ही पूरा पीस है, कोई दूसरा है ही नहीं, तो क्या हो जाता है वहाँ पे? मेटल मेटल के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। उसी को हमने एक स्पेशल बॉन्डिंग कह दिया, मेटेलिक बॉन्ड। क्या मेरी बातें सारी क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही? कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन मैटर के आउटर सेल में होता है और मेटल हमेशा इसे रिलीज करता है। क्यों रिलीज कर रहा है भाई? ऑटोमेटिकली क्यों रिलीज कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे रिलीज करने के बाद उस पर स्टेबिलिटी आ जाती है। और अगर कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट कहाँ पूरी पीरियोडिक टेबल हमेशा कहाँ भागता है? स्टेबिलिटी की तरफ। मेरी बातें समझ पा रहे हो? ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसका मतलब मेटेलिक बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, 1 सॉल्युबिलिटी। अरे भाई गौर से देखो, सॉल्युबिलिटी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा आप डालोगे वो टूटेगा नहीं आसानी से, सॉल्युबल नहीं होगा। तो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना कम सॉल्युबल होगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इस मेटेलिक बॉन्ड सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अब कुछ न्यूमेरिकल करा दूं इस रिलेशन पे, ताकि आपको हल्का हल्का सा क्लियर। बोलो। सर पोलर पोलर और नॉन पोलर, नॉन पोलर भी तो बॉन्ड होती है ना सर, अभी वो भी बताता कैसे होती है? अभी बताता हूँ सब, मैंने ही तो लिखवाए हैं सारे, टेंशन क्यों ले रहे हो? सब मैंने ही लिखवाए हैं कोवलेंट के अंदर। अब कोवलेंट पर ही आ रहे हैं बस। हमने आयोनिक हमने पढ़ लिया, मटेलिक बॉन्ड हमने पढ़ लिया। मटेलिक बॉन्ड के कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ मैं, उसके बाद हम फर्दर किस पे आ जाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड पर आ जाएंगे। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अब मुझसे किसी ने कहा कि मेरे पास में है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। मेरे पास में ये 3 एलिमेंट्स हैं। मुझसे कहा इनकी डेंसिटी का ऑर्डर बताओ, इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताओ, इनकी हार्डनेस का ऑर्डर बताओ। देख रहे हो गौर से? और क्या क्या एप्लीकेशन लिखा था मैंने? डेंसिटी लिखा था, सॉल्युबिलिटी लिखा था, हार्डनेस लिखा था, और क्या लिखा था? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, वेरी गुड। और मैंने कहा था बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। अरे बोलो हाँ या ना? अब आप लोग गौर से देखो, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, और मेटल्स की प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है? मेटेलिक बॉन्ड पर। किस पर डिपेंड करती है? मेटेलिक बॉन्ड पर। जब मैंने इनको एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na+ में, है कि नहीं? मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2+ में। और एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटल है तो 3+ में। आप गौर से देखो, इनमें सबसे ज्यादा चार्ज किस पर है? बंद करो। एल्यूमिनियम पे सर। सबसे ज्यादा चार्ज किस पर है? एल्यूमिनियम माइक पे। एल्यूमिनियम पर। अब जिस पर, अब मैंने क्या पढ़ा है कि मेरा जो मटेलिक बॉन्ड है, गौर से देखना, मैंने क्या पढ़ा है? मटेलिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वही K(Q1Q2) बाई R²। कि भाई जितना ज़्यादा चार्ज, चार्ज जितना ज़्यादा, क्या मटेलिक बॉन्ड उतना ज़्यादा। आप लोग गौर से देखो, अगर मैं इनमें साइज में बात करूं तो सारे एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं, साइज ऑलमोस्ट सबका सेम है, एक ही पीरियड है, साइज में कोई खास वेरिएशन नहीं है। क्या चार्ज बढ़ने की वजह से, क्या चार्ज बढ़ने की वजह से स्ट्रेंथ ऑफ मटेलिक बॉन्ड बढ़ जाएगी? बोलो हाँ या ना? बोलो, क्या स्ट्रेंथ ऑफ मटेलिक बॉन्ड बढ़ जाएगी? जैसे जैसे इनका चार्ज बढ़ रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेलिक बॉन्ड बढ़ रही है। अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेलिक बॉन्ड बढ़ रही है तो क्या डेंसिटी बढ़ रही है? बोलो, यस सर। क्या हार्डनेस बढ़ रही है? यस सर, बढ़ रही है। बताते जाना। क्या मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है? यस सर। क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है? यस सर। क्या सॉल्युबिलिटी घट रही है? यस सर, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सर एक चार्ज के बेसिस पे कर दिए ना हमने सारे। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि चार्ज के बेसिस पर ही तो करेंगे, साइज के बेसिस पर मैं इसे क्यों करूंगा? मुझे बताओ, साइज के बेसिस पे करने का मेरा पर्पस क्या है इसे? क्योंकि ये एक ही पीरियड का एलिमेंट है, और पीरियड में साइज मैटर नहीं करता, पीरियड में क्या मैटर करता है? चार्ज मैटर करता है हमेशा। याद है? यस। पूरी पीरियोडिक टेबल डिटेल में मैंने आपको बताया, पीरियड में साइज हमेशा क्या होते हैं? ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बहुत कम वेरिएशन है। ग्रुप में साइज मैटर करता है। ओके, एक क्वेश्चन आपका ये हुआ इलिस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक, इसके बाद में इलिस्ट्रेशन नंबर 2 पे आते हैं। सेम क्वेश्चन
सेम क्वेश्चन। अब मैंने क्या कहा, अब मैंने कहा भाई मेरे पास में है लिथियम, मेरे पास में है सोडियम और मेरे पास में है पोटेशियम। मैंने कहा मुझे सब चीज़ चाहिए, इनकी डेंसिटी का ऑर्डर बताओ। देखो अगर एक्सेप्शन आ जाए तो उसको दिक्कत मत मत लेना। डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है कि नहीं। अगर आप लोगों ने इस रिलेशन को कभी पढ़ा हो तो इनकी डेंसिटी अगर मैं एक्सपेक्टेड देखने जाता, अगर मैं एक्सपेक्टेड देखने आता, तो आप लोग देखो ये लिथियम किस में कन्वर्ट हो जा रहा है दोस्त, लिथियम प्लस में, सोडियम भी प्लस में, क्या पोटेशियम भी प्लस में, चार्ज सब पर सेम है। तो मटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करेगा बोलो, रेडियस, है कि नहीं। चार्ज तो भैया सेम हो गया सब पे, अब डिसाइड करेगा आर। अब मैंने देखा ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। किसके एलिमेंट है, एक ही ग्रुप के। ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ता है, अगर टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, तो क्या स्ट्रेंथ ऑफ मटेलिक बॉन्ड घट जाएगा। अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेलिक, अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेलिक बॉन्ड घट जाएगा, बहुत गौर से सुनना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेलिक बॉन्ड अगर नीचे जाने पे घटेगा तो क्या डेंसिटी घट जाएगी, बोलो क्या डेंसिटी घट जाएगी। ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, बोलो, अरे बोलो भाई, क्या ऑर्डर ऐसा ही होता है या एक्सेप्शन है। हाँ हाँ, फिर तो आप लोगों को बहुत पता है, ऑर्डर यही होता है। आप में से कोई भी बच्चा गूगल करना एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की डेंसिटी का ऑर्डर, ग्रुप 1 का, कोई भी, एनीवन, एनीवन। अच्छा, आप लोग तो बहुत समझदार हो। ग्रुप 1 डेंसिटी ऑर्डर इन इन पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 1 डेंसिटी ऑर्डर इन पीरियोडिक टेबल, बोलो भाई। कहीं पर भी, सबसे ज्यादा बता रहा है किसका, सोडियम का, फिर उसके बाद सोडियम बीच में लिख दिया है ना, हम्म उसका लिथियम तो उसके बाद किसका, सोडियम लिथियम फिर पोटेशियम। इन्होंने कहीं पर भी किसी ने भी नहीं डाला है। एस ब्लॉक ग्रुप 1, एस ब्लॉक ग्रुप 1, रुक जाओ मैं लिखता हूँ, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक ग्रुप 1 डेंसिटी ऑर्डर, तो गूगल की सर्चिंग को क्या हो गया, पहले तो बहुत जल्दी अच्छे से सर्च करता था, अब पता नहीं क्या हो गया इसे। डेंसिटी ऑर्डर, टॉप पर लिख रहा है सर मेरे ख्याल से, हम्म उसके बारे में लिख रहा है सर टॉप पर, टॉप द पर साइज ऑफ द कैटायन, हम्म द साइज ऑफ द कैटायन ऑलमोस्ट सेम, इस तरीके से कुछ लिखा है। इस तरीके से कुछ लिखा है। अरे एक एक्सेप्शन है दोस्त, क्या ही चेक करूँ मैं गूगल पे, कुछ गूगल पे दिखा भी तो नहीं रहा है दोस्त, सर्च बार में जाने पर कुछ भी दिखाए तो सही। सबसे ज़्यादा, देन, हाँ हाँ हाँ, अरे मैं एक्सेप्शन ही तो आपके में दिखा रहा है ना एक्सेप्शन। अरे आप लोगों ने जो सर्च किया उसमें हाँ, तो जो एक्सेप्शन दिखा रहा है उसे बोल दो, क्या दिखा रहा है, एक्सेप्शन है ये तो सबसे ज़्यादा, फिर लिथियम, फिर पोटेशियम, ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है क्या ये, बोलो। यस सर। देख लेना गौर से, मुझे कुछ डाउट लग रहा है आपके बोलने पे। चलो, अगर कुछ भी अच्छा होगा या गलत होगा या सही होगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। मार्क करने वाली बात क्या थी कि ये एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन है एमी बीटेक में 2 बार आया हुआ है, ये एमी बीटेक में 2 बार आया हुआ है। डेंसिटी में ग्रुप 1 में क्या है, एक्सेप्शन है, मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ। डेंसिटी में ग्रुप 1 के अंदर दोस्त क्या है,
एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन में जहाँ तक मुझे याद है, मुझे ये पता है पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से भी ज़्यादा होती है। अब आप लोग क्या देख रहे हो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों ने ऑर्डर कैसा देखा है, हो सकता है इसे रखा हो। जहाँ तक मुझे याद है पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से भी ज़्यादा होती है, ये एक्सेप्शन का पार्ट है। पर देखते हैं चलो बाद में क्या होता है। अरे दोस्त बंद करो, कौन है ये बच्चा, हु इज़ द पर्सन। हम्म, पागल पागल हो गए हो क्या आप लोग। अब अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो क्या वही मेटेलिक बॉन्ड की एप्लीकेशन लगेंगी। हार्डनेस की बात करूं तो क्या मेटेलिक बॉन्ड की एप्लीकेशन लगेगी। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तब भी एप्लीकेशन लगेगी। पर मेरे दोस्त बहुत गौर से सुनना, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये एक जनरल ट्रेंड पढ़ा रहा हूँ, और पूरी केमिस्ट्री एक्सेप्शनों से भरी पड़ी है। क्या पूरी केमिस्ट्री एक्सेप्शनों से भरी पड़ी है। अभी मैं आपको डेंसिटी पढ़ा रहा था कि भैया ऐसे मेटेलिक बॉन्ड को होता है, तुरंत मैंने एक एक्सेप्शन वहीं के में जानबूझकर मार्क कर दिया कि यहाँ पर क्या है दोस्त, एक्सेप्शन है। ऐसी सॉल्युबिलिटी, ऐसी हार्डनेस, ऐसी मेल्टिंग पॉइंट, ऐसी बॉइलिंग पॉइंट में कहीं पर भी किसी भी ग्रुप में आके तुम देखना एक्सेप्शन टपकते रहते हैं। पर अच्छी बात यह है कि नीचे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, नीचे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। टॉप टू बॉटम जाने पर, अरे बोलो, हार्डनेस घटेगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अरे बोलो भाई, घटेगा। अरे स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड घट रही है तो क्या ये सारी चीजें घटेंगी। और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, अरे बोलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, बोल क्यों नहीं रहे हो। बाकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एक्सेप्शन पढ़ते ही टपक गया। ये था आपका मेटेलिक बॉन्ड का पूरा बायोडाटा। ऐसे ही पूरा बायोडाटा क्या मुझे कोवलेंट बॉन्ड का भी पढ़ना है दोस्त, बोलिए। Yes, sir. ऐसा ही बायोडाटा मुझे कोवलेंट बॉन्ड का भी पढ़ना है। मैंने कहा ये जो मेरा कोवलेंट बॉन्ड है ना भाई, इसके बहुत सारे नाम हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहले कुछ भी लिख लो, इसी को हम लोग कहते हैं सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। इसी को हम लोग कहते हैं पोलर एंड नॉन पोलर। इसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, सिग्मा एंड पाई। इसी कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अरे याद है, इसी कोऑर्डिनेट का बेटा एक और नाम था क्या, डेटिव बॉन्ड। क्या नाम था इसका, डेटिव बॉन्ड। फिर आपका था अगला बैक बॉन्डिंग, या इसी बैक बॉन्डिंग का बेटा एक और नाम है सिनर्जिक बॉन्ड। ये मैंने नहीं लिखाना भूल गया शायद, में पीछे है ना, सिनर्जिक बॉन्ड। इसी का एक और नाम है बैक बॉन्डिंग का, सिनर्जिक बॉन्ड। इसके बाद में जो अगला नाम है वो है सिंगलेट बॉन्ड। और दोस्त इसी के बाद में एक और नाम है आखिरी, बनाना बॉन्ड। एक और स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बनाना बॉन्ड। ये सारे के सारे नामांकरण हैं, इनमें से किसी का भी नाम ले रहा हूं, इसका मतलब इनडायरेक्ट मैनर में मैं कोवलेंट बॉन्ड को टारगेट कर रहा हूं। ठीक है, यानी बिना कुछ कहे मैं किसकी बात कर रहा हूं बताओ मुझे, बिना कुछ कहे मैं कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूं। नाम कोई भी हो, आदमी एक ही है, बिहाइंड द केमिस्ट्री कोवलेंट बॉन्ड। मतलब ये सब डॉन है आपका कोवलेंट बॉन्ड, और ये सब उसके नीचे काम कर रहे हैं। तो मैं किसी को भी पकड़ रहा हूँ इनडायरेक्ट मैनर में, मैं बात यार कोवलेंट बॉन्ड की कर रहा हूँ। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाई, गौर से सुनना, अब इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा कि भाई कोवलेंट बॉन्ड हमारा क्या है। तो गौर से लिखना, इट इज फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड किससे फॉर्म होता है दोस्त, शेयरिंग से फॉर्म होता है। कि भाई एक तुम मुझे दो, एक मैं तुम्हें दूंगा, दो तुम मुझे दो, दो मैं तुम्हें दूंगा, तीन तुम मुझे दो, तीन मैं तुम्हें दूंगा, चार तुम मुझे दो, चार मैं तुम्हें दूंगा। आज तक ऐसा देखा ही नहीं गया कि दो एटम्स के बीच में चार बॉन्ड बन जाएं। आपने देखा है क्या कहीं, पूरी केमिस्ट्री आज तक पढ़ी है कभी, देखा है क्या। इट इज फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगली बात, इट इज अ बॉन्ड बिटवीन
between non-metal and metal. It is formed between non-metal and non-metal के। भैया नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में क्या होते हैं, कंबाइन करके क्या बनाते हैं दोस्त, कौन सी बॉन्डिंग बनाते हैं मेरी, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, इट इज फॉर्म्ड बाय हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ फिल्ड एंड सम टाइम एक एक्सेप्शन है इसके अंदर फुल फिल्ड, पर मैं स्टार्टिंग में हाफ फिल्ड ही रखूंगा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। कि भाई जो भी मेरे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं ना, ऐसे कोई एक ऑर्बिटल है जो हाफ फिल्डेड है, तो मेरे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही हमेशा किस में पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोग गौर से देखो, कोवलेंट बॉन्डिंग। मैंने आपसे कहा था ना, कार्बन की अगर मैं नेचुरल स्टेट देखूं, मतलब अगर ग्राउंड स्टेट देखूं, तो ग्राउंड स्टेट पर कार्बन के पास में 2 ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं। इसका मतलब वो कितनी बॉन्डिंग बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है। पर उसकी एक्साइटेड स्टेट करने पर उसके अंदर 4 हाफ फिल्ड हो जाते हैं, तो वो कितनी बॉन्ड बना सकता है, कोवलेंट 4। तो कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए जो मेन रीजन है, क्या वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, बताओ गौर से। क्या ये मेरा की पॉइंट है, हमेशा कौन है, कौन पार्टिसिपेट करते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। क्या बनाते हैं दोस्त मेरे, कोवलेंट बॉन्ड। ऑर्बिटल 3 टाइप के होते हैं, एक होता है हाफ फिल्ड, एक होता है फुल फिल्ड, और एक होता है वैकेंट। कितने टाइप के ऑर्बिटल होते हैं मेरे, 3 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं। एक मेरा हाफ फिल्ड हो गया, एक इसी के नीचे मेरा फुल फिल्डेड हो गया, और बेटा एक मेरा कैसा हो गया, वैकेंट। इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा हाफ फिल्डेड, हाफ फिल्डेड ऑर्बिटल। गौर से सुनना, इसको मैं कहूंगा फुल्ली फिल्डेड, और इसको मैं क्या कहूंगा, वेकेंट। तो कोवलेंट बॉन्ड में जो पार्टिसिपेट करता है वो कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, बताओ मुझे, हाफ फिल्डेड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तुम मुझे अपना दो, एक मैं तुम्हें दूंगा। कैसे, ऐसे कि ए मेरा कोई एलिमेंट था जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन था, बी मेरे पास में कोई भी एक दूसरा एलिमेंट था जिसके पास में एक और इलेक्ट्रॉन था। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे होंगे इनके बीच में, कि भाई चलो मैं तुमको अपना तुम्हारा ले लेता हूँ, तुम मेरा ले लो। बोलो, यही तो होती है कोवलेंट बॉन्डिंग, बोलो क्या यही होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। और इसी चीज को मैं आगे चल के कैसे बना देता हूँ, आगे चल के, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो क्या मैं इस तरीके से बना देता हूँ, बताओ, क्या मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ, कह देना इट इज, इट इज डायरेक्शनल इन नेचर। क्या ये डायरेक्शनल इन नेचर होता है, हाँ ये अब डायरेक्शन है, देख लो मैंने बीच में बना दी, अब ये क्या हो गया, डायरेक्शनल नेचर। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड बना, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड बना, और बेटा 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो इसी को मैंने क्या नाम दिया, ट्रिपल बॉन्ड नाम दिया। अब गौर से देखना, यहीं से मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, अगर ये आपस में शेयरिंग कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड, अगर शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड, और शेयरिंग में अगर 3 हाफ फील्ड अगले के 3 हाफ फील्ड के साथ में शेयरिंग कर रहे हैं तो इसी कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्या मेरी बातें क्लियर है, सिंगल डबल ट्रिपल, एक एक करके सारी डेफिनेशन समझाऊंगा जितनी मैंने इधर लाइन में लिख रखी है कोवलेंट बॉन्ड की, ठीक। ठीक है भाई, कि सिंगल डबल ट्रिपल हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा गया कि ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे दो एटम जो कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, क्या है दोस्त, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो मैं उसको क्या कहूंगा, पोलर बॉन्ड। ऐसे 2 एटम जो आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद में क्या काम कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। और वो जो 2 एटम जिन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, अगर उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो उनका अगर ये जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को मैं नाम दे दूंगा पोलर। क्या नाम दे दूंगा,
पोलर। कब नाम दूंगा इसको पोलर? तब नाम दूंगा पोलर जब ए और बी में दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। ए और बी में दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या हो दोस्त? डिफरेंस हो। तो पोलर के आगे लिख लेना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस, नॉन पोलर में लिख लेना नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो भाई। अगर ऐसे दो एटम जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है बेटा, तो मैं उनको क्या कहूंगा? नॉन पोलर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, क्या मैं आपको पीएचडी करा चुका हूं पहले ही? बताओ मुझे। यस सर। है, अरे पीएचडी करा चुका हूँ पूरी की पूरी भाई। एक्चुअल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है पूरा भाई, ए से लेके जेड तक पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटेल में पढ़ाई है मैंने आप लोगों को। अगर दो एटम इस तरीके से बॉन्डिंग कर रहे हैं कि उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो मैं उसको क्या कहूंगा? पोलर। अदरवाइज क्या कहूंगा? नॉन पोलर। इसलिए मुझे इनको सबको लिखवाना है। सिंगल डबल ट्रिपल में कुछ नहीं है। सिंगल डबल ट्रिपल में तो वही है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, अरे सिंगल डबल ट्रिपल में आप लोग क्या लिखोगे? एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सर सिंगल, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग डबल, हाँ। शेयरिंग। if one electron in share between if one electron if one electron one half filled electron, गौर से सुनना, one half filled electron participate in bonding, form सिंगल बॉन्ड। अरे बोलो भाई, यही तो है। क्या फॉर्म करेगा? सिंगल बॉन्ड। ऐसे ऐसे ही मैं लिख सकता हूं, इफ टू half filled electron participate in bonding form डबल बॉन्ड। इसी तरीके से इफ थ्री half filled electron participate in bonding form ट्रिपल बॉन्ड। ये सारी डेफिनेशन अच्छे से लिखना, ठीक है भैया? ये सब कोवलेंट का ही टाइप है बिल्कुल। अभी बताऊंगा। सिंगल डबल ट्रिपल हो गया। अगला है आपका पोलर एंड नॉन पोलर। गौर से लिखना, पोलर और नॉन पोलर की डेफिनेशन आप लोग कैसे लिखोगे? इफ एनी टाइप ऑफ, या इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस exist between bonding atoms, then formed bond we can call as क्या कह सकते हैं? पोलर बॉन्ड। अगर मैं ए और बी कोई भी दो एटम्स की बॉन्डिंग करा रहा हूं, मैं कह रहा हूं ए और बी के बीच में ये दो बॉन्ड है, और मैं वहां पे साथ के साथ लिख रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइन याद है ये वाला, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन काई का साइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो क्या आप जैसे ही आपने देखा इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, क्या आप आंख बंद करके कह सकते हो जो भी सिंगल बॉन्ड है इट इज अ पोलर बॉन्ड? बोलो भाई, अरे बोलो। लिख सकते हो, देन इट इज कॉल्ड एज पोलर बॉन्ड। अदरवाइज इट इज नॉन पोलर। नॉन पोलर में क्या? नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अरे है कि नहीं? इसमें लिख देना नीचे, अदरवाइज नॉन पोलर मतलब
नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एटम। अब मैं किसी भी बॉन्ड को देख के कैसे पहचानूंगा कि भाई ये मेरा कैसा बॉन्ड है, पोलर है या नॉन पोलर? गौर से देखना, अगर मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ये दिया, दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया HCl, तीसरा एग्जाम्पल दिया मैंने HBr, ठीक है, चौथा एग्जाम्पल दिया मैंने HF, ठीक है नहीं, अगला एग्जाम्पल दिया मैंने FF। अब आप लोग मुझे गौर से बताओ इसमें कौन कौन पोलर है, कौन कौन नॉन पोलर है? पहला बॉन्ड नॉन पोलर, अरे बोलो कैसा है पहला बॉन्ड? अरे कोई क्लोरीन, क्लोरीन में क्या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है? मुझे बताओ, क्या क्लोरीन और क्लोरीन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है? कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो कैसा हो गया? नॉन पोलर। H और क्लोरीन के बीच में अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, क्या हो गया? पोलर भाई, सब पोलर। अरे बोलो, क्या सब पोलर? ये अगेन नॉन पोलर। अरे देखते जाओ यार, क्या ये नॉन पोलर है? क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है। अच्छा जी, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कैसे नेचर का है? पोलर नॉन पोलर? बहुत पता है तुमको, इतना आराम आराम से पढ़ाने के बाद में भी तुम लोग गलती कर रहे हो, समझ रहे हो? फिर मैं क्या ही कहूँ तुम लोगों से, फिर अभी कुछ कहूँगा बुरा मान जाओगे। कैसे नेचर का है? आ, अरे जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मुझे नहीं दिखेगा, क्या मैं उनको ये कहूँगा कि ये पोलर हैं? बताओ मुझे। जब तक मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं दिखेगा तो फिर मुझे पता ही क्या है? तुम मुझे खुद बताओ ना, क्या मुझे कुछ भी पता है फिर? बोलो, फिर मैं कोई भी प्रिडिक्शन कर सकता हूँ क्या किसी के भी बारे में? बोलो, अगर मुझसे कोई कह रहा है H2O, क्या ये दोनों बॉन्ड बेटा पोलर नेचर के हैं? बोलो, ये पोलर नेचर क्या बताता है? पोलर नेचर क्या बताता है? कि चलो पोलर हैं, ठीक है, अच्छी बात है कि ये बॉन्ड आपस में पोलर हैं। अगर ये पोलर हैं तो क्या फायदा है पोलर होने का? कोई नुकसान है क्या पोलर होने का? बोलो, क्या कोई नुकसान है पोलर होने का? कोई नुकसान नहीं है भैया। बस ये बताते हैं कि इनमें थोड़ा सा चार्ज का डिफरेंस है। चार्ज का डिफरेंस का मतलब इसके ऊपर डेल्टा प्लस होगा और इसके ऊपर डेल्टा माइनस होगा। जिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा है, क्या वो इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर एक पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है? बताओ। अरे यही चीजें तो बताई थी मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, कि कुछ नहीं होता, वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हल्का सा इसकी तरफ शिफ्ट कर जाता है कि नहीं? जिसकी वजह से इनके ऊपर पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है। बस बोलो हाँ या ना। अरे यही तो पढ़ाया था मैंने आपको, या भैया कुछ और पढ़ाया था, या पीरियोडिक टेबल भूल गए? जल्दी से बताओ, क्या इनके ऊपर मैं कोई भी चार्ज लिख सकता हूँ? बोलो, नहीं लिख सकता। इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, है कि नहीं? तो ये क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इनके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है। ये हुआ आपका सिलसिला पोलर नॉन पोलर का। अगला क्या है अपना? तीसरा, सिग्मा और पाई। अरे बोलो भाई, इसी कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग कभी कभी सिग्मा भी कहते हैं और कभी कभी पाई भी कहते हैं, है ना? अब गौर से देखना, सिग्मा और पाई कैसे कहते हैं। मैं हल्की सी केमिस्ट्री बताऊंगा, आप लोग घबराना मत, इसमें कुछ भी हुआ नहीं है। गौर से देखना, इसमें कुछ भी हुआ नहीं है। देखो ये एक्सेस है, ये क्या है दोस्त? एक्सेस। अब मैं इसमें एक्सेस बनाता हूं, एक मैंने बनाया बाई एक्सेस, ठीक है, और चलो ये बना दिया मैंने वाई एक्सेस। गौर से देखना,
और एक एक्सिस मुझे और बनानी है जिसका नाम है जेड एक्सिस। ये मेरी कैसी हो गई दोस्त, जेड एक्सिस। अब आप ये समझ रहे हो मैंने बनाने को ये भले ऐसी बना दी, पर आप लोग समझ रहे हो उसे 3D में फील करके ये एक्चुअल में है कैसी। ये ऐसे है कि एक एक्सिस इस प्लेन के बोर्ड में, दूसरी इस भी वाइट बोर्ड में, और तीसरी एक्सिस ऐसे बाहर। ये जो बाहर है, क्योंकि हमारा बोर्ड 2D है तो मैं 3D बनाने के लिए इसको बना ऐसा कर रहा हूँ, पर आपकी विजुअलाइजेशन में क्या ये ऐसे होनी चाहिए बताओ, बाहर की तरफ यूं करके। समझ पा रहे हो, ये वो एक्सिस है जेड, ये जेड एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस और ये मेरी वाई एक्सिस। अब गौर से देखना, हमारे पास में जो ऑर्बिटल्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो इन्हीं एक्सिस के आसपास तो होते हैं। तो जो एक्स एक्सिस है इसको मैंने नाम दिया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। कौन सा नाम दिया दोस्त, इसको मैंने क्या नाम दिया, इंटर, घबराना मत दोस्त, न्यूक्लियर एक्सिस। कि जब भी केमिस्ट्री में मैंने कहा कि ऑर्बिटल्स जो अरेंज होते हैं वो मेरे एक्सिस पर अरेंज होते हैं, तो जो मेन एक्सिस होती है, जो मेन एक्सिस होती है उस पर जो ऑर्बिटल होता है उस मेन एक्सिस को हम लोग कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। उसके परपेंडिकुलर भी दो एक्सिस होती हैं, हमको पता है, एक वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उनको कहते हैं इंटर परपेंडिकुलर एक्सिस। ये मेरी क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। उसके बाद में मेरी दोनों एक्सिस कैसी हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस। अब गौर से सुनना, अगर मेरा जब भी बॉन्ड बन रहा है, शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है, अब वो जो शेयरिंग के जो ऑर्बिटल हैं, अगर वो शेयरिंग के ऑर्बिटल मेरे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर हैं, अगर मेरे दोनों एटम्स के वो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो दोनों आपस में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर हैं, तो इनकी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा इसको हमने नाम दिया सिग्मा बॉन्ड। कहां पर बनता है, बॉन्ड फॉर्म्ड ऑन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। बोलो भाई, भाई अगर मेरा बॉन्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर बन रहा है तो ठीक है, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर बन रहा है बॉन्ड, वो भी शेयरिंग से ही बन रहा है बॉन्ड, वो भी कोवेलेंट है, पर उसका नाम हमने रखा पाई बॉन्ड। क्या नाम रखा दोस्त हमने इसका, पाई बॉन्ड। इसका मतलब अगर कोई भी मेरा एटम जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के जेड पर था और किसी दूसरे एटम के उसी जेड एक्सिस पर बनने से मिलकर बना, अब भी शेयरिंग हुई दोस्त इलेक्ट्रॉन की, अब भी क्या हुई, शेयरिंग हुई। अब इस बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देंगे, पाई। अरे बोलो, अरे बोलो, मेरी बात क्लियर है आपको, नहीं है। Yes, sir. बस, अब आपको बहुत पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है, आप समझ लो कि एक्स एक्सिस मैंने डिसाइड कर दी, अगर मेरी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी, बस सारी की सारी। अब इस इंटर न्यूक्लियर पे बन गया तो मेरा सिग्मा हो गया, और इनके परपेंडिकुलर पे बन गया तो मेरा पाई हो गया। इसीलिए जब भी कोई भी बॉन्ड डबल बॉन्ड बनता है तो उसका एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। आप लोग खुद गौर से देखो, अरे होता है या नहीं। अगर मैं कह रहा हूं ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, एक, हाँ हाँ हाँ, दो सिग्मा बॉन्ड है। One, sir, one. नहीं नहीं one, sorry. One, nine. अब सुनना, यहां से तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब एक सिग्मा है। अगर मैंने कहा ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है दोस्त, मैंने क्या कहा, ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है, तो कितने सिग्मा है, एक sigma, एक pi. एक सिग्मा एक पाई, है कि नहीं। अगर मैं कह रहा हूं ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, दो sigma, एक pi. कितने, वेरी गुड। ऐसे ही तो एक sigma, दो pi. ऐसे ही तो ऐसे ही तो बच्चे मुझे चाहिए। अबे गधे, जब मैं साफ साफ कह रहा हूं कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर एक ही ऑर्बिटल तो आएगा, अरे मुझे बताओ क्या दो आ जाएंगे एक साथ, एक ही तो आएगा, तो सिग्मा तो एक ही होगा। उसके बाद परपेंडिकुलर जितने आ रहे हैं आते रहो, और तीन बॉन्ड से ज्यादा मैंने क्या कहा, एक दो एटम्स के बीच में तीन से ज्यादा शेयरिंग तुम करा नहीं सकते। एक एटम और दूसरे एटम के बीच में तीन से ज्यादा तुम्हारे सिलेबस में शेयरिंग है नहीं, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा बना ट्रिपल बॉन्ड बना, और ट्रिपल बॉन्ड बना तो उसके अंदर एक सिग्मा होगा और दो पाई होगा। ये समझ पा रहे हो, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा दो पाई, ये आए कहां से, ये यहां से आए, पूरा कॉन्सेप्ट यहां से काम करता है। अरे बोलो, Yes, sir, क्या clear. क्या क्रिस्टल क्लियर है। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, बाकी बच्चे कुछ दोनों परपेंडिकुलर एक्सेस पर बन रहे होंगे, इसलिए क्या है पाई। एक चीज याद रखना, जो बॉन्ड परपेंडिकुलर एक्सेस पर बनते हैं वो रिलेटिवली वीक होते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, वो बॉन्ड जो परपेंडिकुलर एक्सेस पर बनते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड
क्या वो बॉन्ड वीक होते हैं? बोलो। Yes, yes. हाँ, याद रखना, Yeah. क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ में ज़्यादा अच्छा टच होता है, ज़्यादा अच्छा टच होता है, तो हल्का सा रिलेटिवली स्ट्रांग होता है। इसीलिए पाई बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन। जब भी हम एटम्स पर एनर्जी गिराते हैं सबसे पहले उसका पाई बॉन्ड ही टूटता है। अगर सिग्मा पाई दोनों हैं तो सबसे पहले कौन टूटेगा? पाई Pi. बॉन्ड। Pi. ठीक है, ये आपका हुआ सिग्मा और पाई का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ो, अगला है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगला क्या है दोस्त? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसी का दूसरा नाम था डेटिव बॉन्ड। इसी का दूसरा नाम क्या था दोस्त? डेटिव बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, गौर से देखना। बॉन्ड फॉर्म्ड, बॉन्ड बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीटली फिल्डेड, कंप्लीटली फिल्डेड। एक मिनट, कर देने दो इस टॉपिक को कंप्लीट, थोड़ा लेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीटली फिल्डेड ऑर्बिटल विद वैकेंट ऑर्बिटल। या लिख लो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कंप्लीटली फिल्डेड एंड वैकेंट। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कंप्लीटली फिल्डेड ऑर्बिटल एंड वैकेंट ऑर्बिटल। अगर एक कंप्लीटली फिल्डेड ऑर्बिटल, बहुत गौर से सुनना, अगर एक कंप्लीटली फिल्डेड ऑर्बिटल मेरा किसी वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में, गौर से सुनना, किसी वैकेंट ऑर्बिटल के साथ है, मुझे पता चला ये एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ये एक फुल्ली फिल्डेड ऑर्बिटल है, और मुझे पता चला इस वैकेंट ऑर्बिटल को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यार 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और मेरे पास एक ऐसा एटम है जिसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फुल्ली फिल्डेड ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं, और वो चाहे तो इसके साथ में शेयर कर सकता है कि ले भाई तू भी ले ले, तेरा ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इसके वैकेंट के साथ में शेयर करे, बहुत गौर से सुनना, डोनेट नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। अपना फुल्ली फिल्डेड ऑर्बिटल इसके कंप्लीट वैकेंट के साथ में शेयर कर रहा है, इसे महसूस करा रहा है ये दोनों भी तुम्हारे पास है, तुम्हारा भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इस तरीके की शेयरिंग का जो बॉन्ड बनता है, अब भी शेयरिंग ही हो रही है, इसको हमने नाम दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हमने नाम क्या दिया दोस्त? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या नाम दिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दुनिया में सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखा गया, दुनिया में सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखा गया, वो गौर से देखना किस रिएक्शन में देखा गया। दुनिया में सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखा गया दोस्त, वो देखा गया कि जब मैंने NH3 की रिएक्शन, गौर से सुनना, अमोनिया की रिएक्शन BH3 के साथ में कराई। किसके साथ में कराई? NH3 की रिएक्शन BH3 के साथ में कराई। अब कैसे बना, गौर से देखना। नाइट्रोजन ये रखा मैंने बीच में, पीरियोडिक टेबल मैंने आपको पढ़ा रखी है, 1 2 3। क्या 3 जगह पर हाइड्रोजन लग गया? नाइट्रोजन के पास में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन के पास में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये आप लोग कहाँ भाग जाते हो, बार बार ज्वाइनिंग देनी पड़ती है मुझे, हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 हाफ फील्ड में शेयर हो गए, तो बचे 2। क्या मेरे पास में पूरा पेयर पड़ा हुआ है 2 का? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अब मेरे पास में है BH3, मेरे पास में दोस्त क्या है? BH3। गौर से देखना, अब अगर मैं इस BH3 को देखूं तो इस BH3 के भी भैया 3 बॉन्ड बना लिए। अब मुझे पता है BH3 पे क्या एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है पूरा का पूरा? बोलो Yes. है कि नहीं? BH3 के पास में Yes. टोटल 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने अपने तीनों बैलेंस इलेक्ट्रॉन दोस्त क्या कर दिए? शेयर कर दिए। तीनों के तीनों क्या कर दिए? शेयर कर दिए। अब उसके पास में उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और चाहिए। अब उसके पास में है ही नहीं, उसके पास में पूरा वेकेंट है। नाइट्रोजन ने कहा कोई बात नहीं दोस्त, मेरे पास में पूरा फुल्ली फिल्डेड है, ले मैंने तेरे साथ शेयर कर दिया। ये कौन सा बॉन्ड है मुझे बताओ? क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है? तो बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन फुल्ली फिल्डेड ऑर्बिटल विद वैकेंट ऑर्बिटल इज ऑलवेज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बोला जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसी का नाम क्या रखा जाएगा? डेटिव बॉन्ड। इसको एरो से दिखाते हैं, इसको हमेशा किससे दिखाते हैं? एरो से। सिंगल डबल ट्रिपल को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसमें एरो बना के दिखाते हैं। एरो ये रिप्रेजेंट करता है भाई, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से इन पर एक पार्शियल चार्ज भी डेवलप होता है, हमेशा ध्यान रखना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से ऑलवेज डेवलप्ड
ऑलवेज डेवलप, बोलो क्या, पार्शियल चार्ज, हमेशा याद रखना, पार्शियल चार्ज, हमेशा पार्शियल चार्ज डेवलप होता है। जब भी मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊंगा तो देखो मैं कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पार्शियल चार्ज भी दिखा रहा हूं तब भी पब्लिक समझ जाएगी। मैंने लिखा NH3 और सिंगल बॉन्ड बना के लिख दिया BH3, और मैंने क्या काम कर दिया पता है, यहाँ पर मैंने पार्शियल चार्ज दिखा दिया, इस पे हल्का सा डेल्टा प्लस और इस पे डेल्टा माइनस। ये पार्शियल चार्ज आते ही मैं समझ गया कि NH3 BH3 के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद आप हमेशा ये पार्शियल चार्ज रिप्रेजेंट करके दिखाओगे। कभी कभी आपने देखा होगा बुकों में नहीं भी दिखाते, अगर वो नहीं दिखाते तो क्या आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना तो इनके ऊपर एक पार्शियल चार्ज होना चाहिए। बोलो बोलो। अरे बताओ भाई, क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं? ठीक। ये आपका क्या हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, कंप्लीटली फिल्डेड और हाफ फिल्डेड के बीच में। अगला बॉन्ड कौन सा है बोलो, पांचवा। अरे बोलो भाई। बैक बॉन्डिंग। अभी सिखाता हूँ क्या है बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग कुछ नहीं है यार, मैंने एक मॉलिक्यूल उठाया BF3, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बेचारे का एक ऑर्बिटल वैकेंट है। आप लोग गौर से बताओ, फ्लोरीन के पास में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। एक इलेक्ट्रॉन उसने पार्टिसिपेट कर लिया बॉन्डिंग में, बचे कितने? 6। क्या इसके पास में 3-3 लोन पेयर हैं? बताओ मुझे। अरे बोलो भाई, इसके पास में क्या 3-3 ऑर्बिटल फुल्ली फिल्डेड हैं? इसने देखा यार कि मैंने BF3 के साथ में बॉन्डिंग बना ली, पर बेचारा जो बोरॉन है उसके पास में एक ऑर्बिटल हाफ फिल्डेड है, मतलब वेकेंट पड़ा हुआ है पूरा का पूरा, सॉरी। अगर मैं इसे अपना एक लोन पेयर डोनेट कर दूं तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और मेरा तो इसने ऑलरेडी करा ही दिया पहले ही शेयरिंग से, है कि नहीं? फ्लोरीन ने क्या कर ली, शेयरिंग से फ्लोरीन का तो कंप्लीट हो गया, 7 थे, एक शेयरिंग करके 8 हो गया। फ्लोरीन ने देखा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, हो सकता है मैं इसकी क्या कर दूं, मदद कर दूं। बॉन्ड बनने के बाद में आपसी कंप्रोमाइज के साथ में ये जो दोबारा से बॉन्डिंग हुई है, इस बॉन्डिंग को कहते हैं बैक बॉन्डिंग। ये जो दोबारा से बॉन्डिंग हुई है, पहले बॉन्ड बन गए थे क्या, मुझे बताओ कायदे में? अरे फ्लोरीन को एक चाहिए था, फ्लोरीन को एक मिल गया, बोरॉन को भी एक चाहिए था, बोरॉन को भी मिल गया। बाद में फ्लोरीन ने देखा कि यार बोरॉन की स्थिति बहुत खराब है, उसने डोनेट कर दिया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर दिए। तो इसका मतलब ये कौन सी बॉन्डिंग हुई, बॉन्ड बनने के बाद में वो बॉन्ड बना, उसको हमने एक नाम दे दिया बैक बॉन्डिंग, क्योंकि बना तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही ना, है कि नहीं? तो है पूरा का पूरा मुद्दा किसका, कोवेलेंट बॉन्ड का। क्या मेरी बातें आप लोग पकड़ पा रहे हो? बोलो, क्या मेरी बातें इससे अगला बॉन्ड कौन सा, 6 नंबर का? इसी पे इसी पे ले लेते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर का बॉन्ड है आपका सिंगलेट बॉन्ड। अब सिंगलेट बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म बाई 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या मैं सिंगलेट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखूं, सीधा सीधा एग्जांपल ही करा देता हूं ना। देखो, एक ऑक्साइड होता है नाइट्रोजन का, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड ले लो, चलो नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। ऑक्सीजन के पास में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें हाफ फिल्डेड कितने होते हैं, 2। तो ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, मैंने बताया था 2, और इसने बॉन्ड बना दिए। अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, पर नाइट्रोजन यार 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन को अभी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्सीजन के पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी 2 तो लॉन पेयर के फॉर्म में रहते हैं। बोलो हाँ या ना? अरे 2 तो लॉन पेयर के फॉर्म में। नाइट्रोजन के पास में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें 3 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, 2 लॉन पेयर के फॉर्म में रहते हैं। पर इस बार पता चला नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड के चक्कर में कि इसका बेचारा भी एक इलेक्ट्रॉन और रह गया। तो इसने ऑक्सीजन से कहा भाई आप तो 2 बॉन्ड से ज्यादा बनाते नहीं, अब मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ऑक्सीजन आपसी कंप्रोमाइज के साथ में इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बोलो? 1 इलेक्ट्रॉन देता है इसको, 1 इलेक्ट्रॉन देता है, अपने लोन पेयर में से केवल 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफर करता है। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ये जो नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसी को कहते हैं सिंगलेट बॉन्ड। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है दोस्त? नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। क्योंकि हुई अब भी शेयरिंग ही है, तो पूरा मुद्दा किसका है? कोवलेंट बॉन्ड का। क्या आप लोग मेरी बातें समझ पा रहे हो? आखिरी बॉन्ड है आपका बनाना बॉन्ड।
ये सब स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग है, ये किसी किसी मॉलिक्यूलों में देखी गई, तो वही आपको पढ़ाया गया। अब बनाना बॉन्ड किस में देखा गया, आप लोगों को पता है किस में देखा गया, इसके कुछ क्या लिख दिया मैं, एग्जाम्पल क्यों लिख रहा हूँ, कौन से नंबर का है ये, 7th नंबर का, कोई बॉन्ड छूटा तो नहीं मुझसे, बनाना बॉन्ड, इसको कहते हैं थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाता है बनाना बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, तो बनाना बॉन्ड का दूसरा नाम है थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और गौर से देखना, इसका एग्जाम्पल है आपका, बनाना बॉन्ड का एग्जाम्पल कौन सा है, B2H6। ये एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग है जो किसके अंदर देखी गई, BH3 के अंदर देखी गई। कैसे देखी गई मैं हल्का सा बता देता हूँ, बाकी आपको बहुत डिटेलिंग में जाने की इसकी कोई जरूरत नहीं। एक तो इसका एग्जाम्पल याद रखना, दूसरा इसका नाम याद रखना। आज तक क्वेश्चन केवल यही दो पूछे गए हैं कि बनाना बॉन्ड इनमें से किस मॉलिक्यूल के अंदर मिलता है, तो नाम याद रख लेना B2H6। बनाना बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था इसका, कि ये जो BH3 है, आप लोग खुद जानते हो कि इस BH3 में क्या ऑक्टेट कंप्लीट है यार इनका, तुम बताओ, ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है इसका। अब ये बन गया, अब ये ढूंढ रहा है कि कोई हो, अगर NH3 होता तो कोऑर्डिनेट कर देता, पता चला पूरा सैंपल BH3 का ही है। इसने कहा यार अब मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में क्या अपने जैसे ही सेम मॉलिक्यूल के साथ में डाइमराइज होता है, क्या होता है, डाइमराइजेशन। कौन सा प्रोसेस बनता है इन दोनों के बीच में, डाई मराइजेशन, इसे कहते हैं डाइमराइजेशन, के दो मॉलिक्यूल आपस में सेम, दो मॉलिक्यूल आपस में सैंपल में क्या हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में मिक्स कर रहे हैं, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं वो गौर से देखना, उसके बाद में जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं B2H6। और B2H6 के बीच में बॉन्डिंग कैसी है दोस्त, बनाना बॉन्डिंग। और कैसे होती है बनाना बॉन्डिंग, एक दिखाता हूं तुम्हें बना के, देखो गौर से कैसे होती है बनाना बॉन्डिंग। मैंने लिखा बोरॉन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और बोरॉन का एक हाइड्रोजन बनाया मैंने यहाँ पे। दूसरा मैंने लिखा बोरॉन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन बनाया मैंने यहाँ पे। अब गौर से देखना, इसी बोरॉन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, इसी बोरॉन का ये इलेक्ट्रॉन है, इसी बोरॉन का ये इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन ये रहा। ऐसे ही अगर मैं इधर से बोरॉन की बात करूँ तो बोरॉन के पास में एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब ये जो हाइड्रोजन है इधर, इनके पास में भी तो इलेक्ट्रॉन है, ये रहे, ये रहे। अब होता क्या है, ये हाइड्रोजन एट अ टाइम इसके साथ में भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, और इसके साथ भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये हाइड्रोजन एट अ टाइम इसके साथ में भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, और इसके साथ में भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या देखना कुछ बनाना टाइप का बन गया क्या, देखो गौर से, ऑक्टेट कंप्लीट करने। इस बोरॉन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 5। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दोस्त, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 3 और चाहिए, है कि नहीं। अब देखो क्या ये पूरा सर्कल एट अ टाइम कितने कितने से कंबाइन करके दे रहा है, मुझे बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 2 3, बोलो, क्या पूरा कंबाइन सर्कल इसको 3 इलेक्ट्रॉन बना के दे रहा है। हाँ, इसी को कहते हैं बनाना बॉन्डिंग, इसी को क्या कहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में ये जो बॉन्डिंग करी गई है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में ये जो बॉन्डिंग करी गई है, इसी को हम लोगों ने नाम दिया बनाना बॉन्ड। क्या आप लोग पकड़ पा रहे हो, बोलो, क्या आप लोग पकड़ पा रहे हो, इसी बॉन्ड को कंप्लीट करने के चक्कर में, इसकी वजह से क्या ये दोनों हाइड्रोजन अपनी प्लेनैरिटी लूज कर देते हैं। हाँ, अब ये एक प्लेन में नहीं रहे, क्या ये एक प्लेन में रहे, नहीं, अब इनका प्लेन बदल गया, प्लेन हल्का सा ऐसे हो गया, प्लेन हल्का सा कैसे हो गया, ऐसे हो गया। इस वजह से जो बॉन्ड एंगल इनके बीच में है, क्या वो बॉन्ड एंगल इनके बीच में होगा, बोलो जल्दी से, नहीं होगा। आप लोग डाटा भी याद रखना, मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, एक ये एंगल शायद 160 डिग्री के आसपास हो जाता है, ये 97 डिग्री के आसपास हो जाता है। अब मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, एक बार आप देख लेना जाके कि बॉन्ड एंगल का डाटा क्या है। वैसे मैं तुमको बताऊं, आज तक बॉन्ड एंगल का डाटा कभी पूछा नहीं गया, आज तक अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी पूछा गया तो एक एग्जाम्पल पूछा गया है, एक एग्जाम्पल पूछा गया है बेटा, और एक इसका दूसरा नाम पूछा गया है थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जल्दी से बताओ मुझे, क्या सारी चीजें क्लियर हैं, बोलो, सर क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर है एकदम। कल का लेक्चर बहुत यस धमाकेदार होगा, इसके बाद में, इसके बाद में जो भी लेक्चर आपका लगेगा वो बहुत ज़बरदस्त लगने वाला है। तो मुझे यहाँ तक की सारी चीज़ें बताओ, क्या आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब जो आयनिक बॉन्ड होता है वो 5 स्टेप में बनता है, कैसे बनता है कल का लेक्चर हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, पूरा का पूरा किससे आगे कंटिन्यू करेंगे, आयनिक बॉन्ड से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। संडे में टेस्ट होएगा सर। हाँ बिल्कुल टेस्ट होएगा, पीरियोडिक टेबल का और ट्रिग्नोमेट्री का, 2 टेस्ट होंगे।
अब जो आपका कल का लेक्चर नंबर 2 जो हम लोग पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 2, वो लेक्चर नंबर 2 हमारा स्टार्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। एक चीज की गारंटी देता हूं मैं आप लोगों को, ये मेरा चैलेंज है यार आप लोगों से, कभी भी आप मेरी रिकॉर्डिंग देखो, कभी भी देखो, मेरे पास इनऑर्गेनिक पढ़ने के बाद में, कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद में, मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, एएमई बीटेक का कोई क्वेश्चन उठा लेना, जेई मेन का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, आपको ऐसा लगेगा कि ये लेक्चर 4-4 5-5 इस लड़के ने डिजाइन करे, पर इस तरीके से डिजाइन करे हैं कि अगर मैं 5 लेक्चर पढ़ लूँ तो सारे तो मेरे आईआईटी के सवाल निकलेंगे, सारे मेरे एएमई बीटेक के सवाल निकलेंगे। मैं नहीं कहता आपको नॉलेज कितनी है, पर एक चीज़ का चैलेंज है, आपके क्वेश्चन सारे लगेंगे, क्योंकि ये पूरा कंटेंट इतने अलग मैनर में डिजाइन है, मैं आपको क्या बताऊँ, आप कहीं भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ लो, आप जब कंटेंट मैच करोगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट लगेगा यहाँ से पढ़ने में, क्योंकि मैंने सारे लेक्चर इस तरीके से डिजाइन करे हैं कि हर बात टू द पॉइंट चल रही है, मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो पेपर के अंदर आ रहा है, मैं वो नहीं पढ़ा रहा, वो पार्ट पूरा स्केपेबल है, पूरा स्केपेबल पार्ट है जो एक्चुअली में कभी पेपर के अंदर आता ही नहीं। इसमें कितना आगे का पार्ट है, कितनी थ्योरी है केमिकल बॉन्डिंग में, मैंने सारी स्केप कर दी क्योंकि उसकी कोई नीड नहीं है, कभी पेपर के अंदर आती नहीं है। स्टार्टिंग में बॉन्डिंग सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर से डिजाइन हुई, पता हुई थी या नहीं हुई थी? क्या मैंने कहीं पर भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर का नाम लिया अभी तक? बोलो, नो सर। है कि नहीं? तो सारे लेक्चर इस तरीके से डिजाइन है कि आप अपने भैया 6-7 घंटे इन्वेस्ट करो, उसके बाद में प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर डिजाइन करो, डीपीपी लगाओ, एएमई बीटेक के लगाओ, आईआईटी के सवाल लगाओ, खत्म। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। जेई मेन की सारी प्रॉब्लम हर चैप्टर की मैं यहाँ पे आपके चैप्टर खत्म होने के बाद कराऊंगा आपके सामने खड़े होके। तो आप कायदे से लेक्चर देख के अपना प्रॉपर क्या बनाते रहिए, रिटन नोट्स बनाते रहिए दोस्त। उसके बाद सब मेरे ऊपर छोड़ देना, उसके बाद सब मेरे ऊपर छोड़ देना। अगर सिलेक्शन ना निकले तो मुझसे आके मिल लेना, आप खुद कहोगे निकलेगा, मैं नहीं कहूँगा, आप खुद कहोगे 6 चैप्टर होने के बाद इनऑर्गेनिक कि भैया अब तो कोई भी दे दो, कहीं से सवाल दे दो, सब समझ में आता है। ठीक है, दूसरी आईडी से मतलब दूसरे मोबाइल पे लॉगिन करने पर वो मतलब हो जाएगा, उसके क्लासेस देख सकते हैं दूसरे मोबाइल पे। समझा नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब ये मोबाइल है जो ये मतलब जल्दी चार्ज खत्म हो जाता है, दूसरा मोबाइल लिए हैं तो मतलब उससे हम देखना चाहते हैं मतलब पूरी क्लासेस। हाँ तो तुम अपने उसी मेन नंबर से जो तुमने पहले वाले फ़ोन में ऐप लॉगिन कर रखा है, उसी सिम के नंबर से आप दूसरे फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करके लॉगिन कर लो, वो दूसरे फ़ोन में वर्क करने लग जाएगा, पहले फ़ोन से अपने आप लॉग आउट हो जाएगा वो। ठीक है, सर बोलो। सर एक बुक पीरियोडिक टेबल पूछना। हाँ बिल्कुल, देखो आप लोगों के पास में, सबके पास में मेरा नंबर है या नहीं मुझे ये बताओ। यस। तो आप मुझे व्हाट्सअप क्यों नहीं करते हो कभी अपने कोई भी डाउट? नहीं सर वैसे ही पूछ रहा हूँ, जैसे वो आपने एक्सेप्शन कराई थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम्म 16 और 17 में, हम्म सर वही सेम इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए भी एप्लीकेबल होंगे? मैंने ऐसा कब कहा कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए भी एप्लीकेबल है? कब कहा मैंने ऐसा? नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ग्रुप में जो आपने कराई। ना ना भाई, ऐसे नहीं कि अपनी तरफ से डाउट बना लो जबरदस्ती कि ये एक्सेप्शन यहाँ भी है तो ये एक्सेप्शन वहाँ भी हो, ऐसा क्यों होगा? जब मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाई तो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड में कहीं पर भी लिखा क्या कि वो एक्सेप्शन है? भाई ऑब्वियस सी बात है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्लोरीन यार। पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूँ तो क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, मैंने कितनी बार वहाँ पे बोला ओके। है कि नहीं? तो ये डाउट नहीं है, ये तो ओवर थिंकिंग होगी दोस्त। आप कायदे से तो पढ़िए, फिर डाउट बने तो मुझे बताओ। चलो जाओ, 30 मिनट है आप लोगों के पास में, जल्दी से खाना पीना खा के अच्छे से बैठना, फिजिक्स की क्लास 1-1.5 घंटे की करना। चलो बाय, इसका नोट्स और ये अभी अपलोड किए देता हूँ। ठीक है, चलो गुड नाइट सबको बेटा।